हेलो दोस्तों। तो आज मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहते हैं और हम इन्हें क्यों लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों रहती है कि क्यों हम मैं बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहता हूँ। ठीक है, तो पहला बेनिफिट तो मैं बताता हूँ कि हमें ये पता चलता है, क्वेश्चंस का टाइप पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, महासागर, हमें पीएचडी नहीं करनी है ना, हमें वो पढ़ना है जो क्वेश्चन बेस्ड है। दूसरी बात, रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, इस क्वेश्चन पेपर में तो रिपीट होंगे होंगे। सपोज जैसे यूके ट्रिपल एस सी जेई का हो रहा है, ठीक है, राजस्थान जेई का एग्ज़ाम होने वाला है, बाकी अदर जेई भी होंगे या एक एग्ज़ाम होंगे, तो इनमें ये क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दूसरी बात, अगर तुम प्रीवियस ईयर लगा देते हो ना, तो 50% मार्क्स तो तुम्हारे कहीं भी नहीं जाते। कितने? 50% मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। ये रहता है कोई भी एग्ज़ाम अगर तुम्हें क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली नीड है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने ही है। आफ्टर जो मटेरियल पढ़ा, जो भी मटेरियल, उसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है। ठीक है, तो आज का शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन डिफाउंड वार टू दैट ऑफ प्लेन वार इज। ठीक है, तो क्या रेशियो होता है, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि जो डिफाउंड बार का होता है ना, डिफाउंड बार, ठीक है, डिफाउंड का 60% ज़्यादा रहता है। ठीक है, मोर रहता है किसकी तुलना में, प्लेन बार के। ठीक है, प्लेन बार की तुलना में 60% मोर रहता है। सपोज हमारा प्लेन बार का 100 है, ठीक है, तो जो हमारा डिफाउंड बार रहेगा उसका हो जाएगा 160। ठीक है, अब पूछा गया डिफाउंड अपॉन प्लेन पूछा गया, तो 160 अपॉन 100। ठीक है, तो 160 अपॉन 100 करेंगे ना, तो हम क्या आएगा आंसर हमारा 1.6 आएगा ना। ठीक है, तो 1.6 यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी टाइप कैन आरसीसी बी क्लासिफाइड, 2, 3, 4, 5। तो एसएससी ने इसका जो करेक्ट आंसर बताया है वो तो बताया ऑप्शन बी, 3 टाइप के। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो हमारे रहते कितने टाइप के रहते हैं, सिर्फ 2 टाइप के रहते हैं। ठीक है, बता भी देता हूँ। पहला रहता है इन सिट्टू, मतलब जो हम साइड पे बनाते हैं, जो मसाला हमने साइड पे बनाया वहीं पे यूज़ किया या आरसीसी में बना दिया। दूसरे होते हैं प्रीकास्ट, प्रीकास्ट मतलब फैक्ट्रीज में बन के आएंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है, तुम ऑप्शन यही लगा के आना। अगर दोबारा ये क्वेश्चन कहीं दिखता है तो 2 टाइप के रहते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर बाय द वे आंसर की गलत है तुम ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। नेक्स्ट, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ, जॉन, फ्रांसिस या जोसेफ। तो किसने यूज़ किया था, ये क्या था हमारा, फ्रांसिस काइगोनट ने। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी याद रख लो फिर कि जो जोसेफ एस्पेडिन है उसने क्या किया था फिर। ठीक है, जोसेफ एस्पेडिन ने क्या किया था, जोसेफ एस्पेडिन ने हमारी सीमेंट की खोज की थी। किसकी? सीमेंट की खोज की थी। ओके, तो ये याद रख लेना क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ई इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो किससे करते हैं, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। जो अकॉर्डिंग टू जो नया कोड है हमारा उसके अकॉर्डिंग है, ई इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के आई एस 456 के अकॉर्डिंग। और जो पहले था उसके अकॉर्डिंग था 5700 अंडर रूट एफ सी के था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी फॉर द फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट। अब एक चीज़ याद रखोगे कि हमारा कौन सा मटेरियल इलास्टिक लिमिट पे क्या होता है, फेल होता है। तो कौन सा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है ना, ये तो सबको पता ही होगा, ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ब्रिटल का हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, ब्रिटल मटेरियल का कंक्रीट हो गया, है कि नहीं, कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको हम दूसरा क्या नाम कहते हैं, तो दूसरा नाम जिस साइंटिस्ट ने इसे दिया था वही हम इसका दूसरा नाम है, तो वो किसने दिया था, रैंकाइन ने दिया था, तो इसीलिए इसको हम रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखना कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन ने दी थी, और इलास्टिक लिमिट पे फेल कौन होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ये भी याद रखना, ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट,
वाई आर स्टील रेनफोर्स रोड यूज इन कंक्रीट, तो क्यों यूज़ करते हैं हम? देखो ऑब्वियस सी बात है, तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो कंक्रीट रहता है, ठीक है, वो कंप्रेशन में क्या रहता है, बहुत ही बेटर रहता है, बहुत ही सही उसकी स्ट्रेंथ रहती है। बट जब टेंशन की बात आती है तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। कंप्रेसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कितने रहती है, 10% रहती है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, वो रहती है हमारी कितने, 10% के आसपास रहती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, ठीक है, स्टील के। अब उसके कंक्रीट का, ठीक है, अब ये क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या बहुत कम है ना, तो हमें ये बढ़ानी है, तो इसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिर, स्टील यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा टू मेक इट कैरी टेंशन, टेंशन को कैरी करने के लिए, ठीक है। सी से कंक्रीट, कंक्रीट से कंप्रेशन। द एडवांटेज ऑफ आर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू, तो एक तो अखंड चरित्र होता है, सही बात है, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस होता है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी रहती है, इकोनॉमी रहती है और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, इसीलिए इसकी इकोनॉमी रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स, तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, जो मॉडुलस ऑफ रप्चर रहता है ना, वो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, पर कई लोग क्या करके आते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये क्या देता है, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, कंफ्यूज मत होना ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, ठीक है। एसएससी का आंसर भी यही है और सबका आंसर यही है, तो ये चीज़ इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो तुम इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट, ठीक है, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखो कि जो यहाँ पे M है, जो ये M है, ठीक है, ये क्या बताता है, और जो यहाँ पे हमारा 15 है ये क्या बताता है, ठीक है, तो जो 15 है ये हमारा क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कौन बताता है, जो M15 हमारा, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, बट किस में होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इस चीज़ का भी ध्यान रखो, किस में होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कई जगह MPa भी दिया रहता है, ठीक है, MPa का मतलब होता है मेगा पास्कल, ठीक है, तो 1 MPa इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये भी याद रखना है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज, अगर हमारा लोड क्या है, कांस्टेंट है, तो जो क्रीप स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो जो क्रीप स्ट्रेंथ होता है वो हमारा होता है टाइम डिपेंडेंट रहता है, ये किसकी वजह से लगता है, सेल्फ लोड की वजह से लगता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्स कन्फर्म टू, तो कौन सा आईएस कोड से यूज़ करते हैं हम, तो याद रखना IS 432, IS 432 देता माइल्ड स्टील का, ठीक है, और जो हमारा ये दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन सी IS 11786, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, HYSD के लिए, HYSD के लिए, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वार, ठीक है, HYSD याद रखना। 432 माइल्ड स्टील का हो गया, 1786 किसका हो गया, HYSD का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कंक्रीट फॉर प्रिपेयरिंग कंक्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विद इन 5 to 7, 6 to 9, 7 to 10, 4 to 6, तो सल्फेट अटैक के लिए रोकने के लिए हमारे पास जो pH रहना चाहिए वो कितने के बीच होना चाहिए, तो याद रखना वो कितने के बीच होना चाहिए, 6 से लेके 3 के बीच, ओके, 6 से लेके 9 के बीच, 6 से लेके 3 गलत हो गया, 6 से लेके 9 के बीच हमारा pH होना चाहिए, तभी हमारा सल्फेट अटैक से रुकता है। नेक्स्ट, क्रीप ऑफ मटेरियल इज, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए कहा था कि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कंटेनिंग डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेनिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑर्डर ऑफ, कितने के अराउंड रहता है, तो ये याद रखना किसके अराउंड रहता है, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ये याद रखोगे, ठीक है, ये होता है FE 250 के लिए, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस 150 रहता है, जो हम क्या बोलते हैं
वो यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के जब हम यूज़ करते हैं तो फिर हमारा 150 आता है। ठीक है, 150 के आसपास इसको हम लेंगे। नेक्स्ट, मॉड्यूलर रेशियो इज डिनोटेड बाय, तो मॉड्यूलर रेशियो क्या किससे डिनोट किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, m इक्वल टू 283 सिग्मा सी बी। दूसरी चीज़ इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, इसे भी हम मॉडुलर रेशियो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, द एजम्पशन दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर bending remains normal after bending is used only in working stress method of design, only in limit state in both working and, तो याद रखना ये सब के लिए यूज़ करते हैं। सब ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है ये हमेशा सब के लिए ही रहेगा। जो हमारा प्लेन सेक्शन है वो बाद में भी प्लेन ही रहेगा, अगर उसमें क्या हो जाता है बेंडिंग आ जाती है तब भी वो प्लेन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर आई एस स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट के लिए पूछा गया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे कई टाइप की कंडीशंस है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। ठीक है, तो मॉडरेट के लिए हमारा कितना रहता है? 30 रहता है। मॉडरेट के लिए हमारा रहता है 30 mm। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, तीन टाइप में पूछा गया अलग अलग। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी यूज़ करेंगे? द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर इतना, टेंसाइल स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैंने क्या कहा था इसका, देखो एक तो ये होता है कि 10 से 15% के बीच होगा। ठीक है, और दूसरा इसका जो IS कोड ने हमें फॉर्मूला दिया है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है FCR इक्वल टू होगा 0.7 रूट FCK, तो ये याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456, तो 456 के अकॉर्डिंग बताना हमने सी वाटर में, तो सी वाटर के लिए हम यूज़ करते हैं M30। जो जितने भी ये मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये सीधे IS कोड में मिल जाते हैं। IS कोड में सीधा लिखा हुआ रहता है कि अगर ये कंडीशन है तो इतना होगा, ये कंडीशन है तो इतना होगा, तो सीधा बस ये जो वैल्यूज रहती है सीधे याद ही करनी होती है। नेक्स्ट, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS 456। ठीक है, तो कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो यहाँ पे जो तुम जो चीज़ें दे रखी है ना, दो चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पुरानी है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एंड स्टील। तो कंक्रीट के लिए होता है कितना? 0.15, और स्टील के मतलब होता है 1.15। ठीक है, ये होगा कंक्रीट का। ठीक है, और ये वाला होगा किसका? स्टील का। ये याद रखना, कई जगह पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक strength of concrete is defined as the strength below which not more than of the rest result are expected to fall। तो क्या होता है वो? 5 के। ठीक है, देख कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, कि सपोज हमने क्या किया, 100 स्पेसिमेन लिए। ठीक है, 100 स्पेसिमेन लिए। ठीक है, उनकी टेस्टिंग की, तो 95 के तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें चाहिए उससे ऊपर ही आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, एवव रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो 5% बचते हैं उनका बिलो भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। 100 सैंपल में से 95 का ज़्यादा होना चाहिए। जैसे सपोज हम M15 बना रहे, तो जो उसका 15 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होना चाहिए, कितना? 95 सैंपल्स का। और 5% सैंपल ऐसे होंगे जिनका 15 न्यूटन पर mm² से कम रहेगा। ठीक है, तो यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहती है। नेक्स्ट, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर, वेदर को एक्सपोज नहीं है। ठीक है, तो कितना होता है मिनिमम? अब जितनी भी चीज़ें हैं सब IS कोड की है, तो इसमें कुछ समझाने वमझाने जैसी बातें नहीं है, तो डायरेक्ट याद करने फॉर्मूलेस। तो होता है 6.0 mm। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? माइल्ड स्टील की, कॉस्ट आयरन,
कास्ट आयरन नहीं है, ये गलती से इन्होंने लिख दिया है, ये कास्ट आयरन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रहेगा ना ये ए है, ये गलती से इन्होंने ओ लिख दिया है। ठीक है, तो कास्ट आयरन, रॉट आयरन या पिग आयरन, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहता है रॉट आयरन। कंफ्यूज मत हो जाना स्टील में, ठीक है, क्योंकि रॉट आयरन सबसे प्योर आयरन रहता है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम रहती है, बल्कि माइल्ड स्टील से भी कम रहती है। नेक्स्ट, व्हेन HISD बार आर यूज्ड इन प्लेट ऑफ माइल्ड स्टील बार। ठीक है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी, बढ़ती है या घटती है? तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे हम, तो जो हमारी स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी ना। यहाँ पे प्लेट नहीं है, ये फिर से इन्होंने ये मिस्टेक कर रखी है, प्लेस होगा। ठीक है, प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, HYSD। नेक्स्ट, the term characteristic loads means the load which has probability of not being exceeded during the life of structure is equal to, तो कितना 90। देखो कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 95% चांस ये रहते हैं कि ये लोड कभी क्या होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 95% रहती है। 5% चांस रहते हैं कि ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, जैसे सपोज 100 किलो न्यूटन का है, तो 5% चांस रहते हैं कि 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वरना 95% चांस ये रहते हैं कि 100 किलो न्यूटन के बराबर हो गया, 100 किलो न्यूटन से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फोर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन सी वाटर। हाँ, द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय कोड 25, 35, 30 या 40। ठीक है, तो इसके लिए कितना होगा, 40 mm। अकॉर्डिंग टू IS कोड कितना है इसका, 40 mm। ठीक है, तुम साइड बाय साइड ये भी लिख सकते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ एग्रीगेट आर। तो वर्केबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि इज विथ वर्क, मतलब इजीली वर्क करे, जिसके साथ हमें काम करने में दिक्कत ना हो आसानी से, तो सबसे ज़्यादा बेटर क्या रहेंगे, राउंड एंड रहेंगे। ठीक है, वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखोगे, जो एंगुलर रहते हैं ना, ये स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेटर रहते हैं, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रेशियो ऑफ, तो किसका रेशियो है, ABC या D? तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस, ये WSM के अकॉर्डिंग यील्ड स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी देखो अगर यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोला होता ना तब भी चल जाता। देखो यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है ब्रिटल के लिए। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, बाकी तीनों तो कभी होते ही नहीं है। नेक्स्ट, स्टील corrode in exposure of air and moisture and rust as। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम टू अमाउंट ऑफ स्टील रस्ट ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टील 2.5 टाइम्स या 0.5 टाइम। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन C, 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्टील। नेक्स्ट, the static modulus of elasticity of concrete for short term loading may be derived as। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, मैंने खुद ही कहा था कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ये आम बात है SSCG में भी और अदर एग्जाम में 25 तो सेम ही क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, तो कितना मैक्सिमम साइज ले सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, 20 mm। ठीक है, 20 mm मैक्सिमम, इससे बड़ा हम एग्रीगेट का साइज नहीं ले सकते। वाइल एस्टिमेटिंग अ रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर द ओमिटेड कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अधूरा है, यहाँ पे दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा है। तो जो एट द एंड ऑफ रेनफोर्स बार नॉट लेस देन 25 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार, तो ये भी सही है। इन थिन स्लैब 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ द बार विच एवर इज मोर, तो ये सही है।
तो ये दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। बाकी ऑप्शन यहाँ देने रखे हैं, तो जो ये दोनों ऑप्शन है ये करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन डी रहा होगा वो रहा होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील इज। तो इलास्टिसिटी ऑफ क्या बताती है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या बताया, इलास्टिसिटी को ही बताता ना। तो अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है स्टील की, तो इसका मतलब है जो स्टील क्या हमारा वो भी ज़्यादा इलास्टिक है ना। यही तो सिंपल सा बात। और जो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है कि अगर हम फोर्स को अगर निकाल दें तो वो दोबारा से क्या हो जाती है। नेक्स्ट, द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्वल टू अल्टीमेट यील्ड या यील्ड स्टेट या मोर देन यील्ड स्ट्रेस। तो एक चीज़ याद रखना कि जो वर्किंग स्ट्रेस होता है हमेशा लेस देन यील्ड स्ट्रेस रहता है। अगर इससे ज़्यादा हो गया अगर वर्किंग, तो यील्ड करने लग जाएगा ना, यील्ड करने लग जाएगा तो फिर वो तो हमें चाहिए नहीं ना। अगर ब्रिटल मटेरियल है उसमें अगर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो अगर यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, वो भी प्लास्टिक स्ट्रेन, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। तो हमेशा किससे कम होना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस, लेस देन यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट, द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज 13 × 10⁻⁻6 या 11 × 10⁻⁻6 या 12 × 10⁻⁻6 या 14 × 10⁻⁻6। बाकी दो ऑप्शन मैंने अपने मन से ही बोल दिए, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो हमारे एक दो ऑप्शन देने रखे हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो मैं बोल देता हूँ, वह है इसके जगह तुम ये कर दो यार, यहाँ पे इसके जगह 12 कर दो, ठीक है। इसके जगह 14 कर दो, दो हमारे ऑप्शन बन गए। इसको ऑप्शन बी कर दो, इसको ऑप्शन सी कर दो, इसको ऑप्शन डी कर दो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारा इसकी डेंसिटी रहती है, डेंसिटी कितनी रहती है स्टील की, वो रहती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। kg पर मीटर क्यूब तुम याद रखोगे, ये डेंसिटी रहती है स्टील की। नेक्स्ट, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंक्रीट एंड स्टील इन रेनफोर्ड कंक्रीट वायर 25 सेंटीमीटर विड्थ। देखो हाँ क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो हमें एक तो विड्थ दे रखी है, ठीक है। दूसरा हमें डेप्थ भी दे रखी है, उसके इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस डेवलप्ड दे रखे है, ये कंक्रीट मतलब टेंसाइल और कंप्रेशन में, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो दे रखा हमें, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है। तो एसएससी जे वालों को तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे अगर क्वेश्चन रहते हैं ना तो उन्हें मार्क कर लो लास्ट के लिए, फालतू इनमें टाइम नहीं देना होता, क्योंकि एक नंबर इनका भी है। तो अगर लास्ट में टाइम मिलता तब जाके इन्हें करो, ठीक है। तो पहली बात, अगर हम, क्योंकि अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वहाँ पे कैल्सी भी नहीं मिलता है, ये चीज़ का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला हमारा फॉर्मूला ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस निकालने का, एम है मॉडुलर बार और सिग्मा सी बी सी है कंक्रीट में कितना स्ट्रेस है, डेप्थ हो गई हमारी, और यहाँ पे स्टील में कितना हुआ है, ठीक है। एम हमें कितना दे रखा है, 15 दे रखा ना, ठीक है। एम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ हम रखेंगे, एम 15 दे रखा है, वैसे हमारा सिग्मा सी बी 62.5 दे रखा है, सिग्मा एस टी दे रखा है, डी दे रखा है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। इसमें रखोगे फिर सॉल्व करोगे, वहाँ कैल्सी रहता है नहीं तो कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, तो नियर बाई वैल्यूज़ लेके ये करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने नोट भी लिखा है कि आयोग के अनुसार संशोधित उत्तरमाला में किसी भी विकल्प को सही नहीं माना गया। तो जहाँ पे अगर ऐसा होता है इसका मतलब ये रहता है कि सभी को क्वेश्चन बराबर, जो ये क्वेश्चन है इसके नंबर सबको मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर न्यूमेरिकल टाइप में बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं तो इन्हें थोड़ी देर के लिए स्किप करो, लास्ट में टाइम मिलता है तो करो, वरना नहीं मिलता तो फिर क्या करना, इस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है इन डबली रेनफोर्ड बीम इफ सी एंड टी आर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड टेंशन रेनफोर्समेंट, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, एन इज डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दे रखी है, द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स होल्ड गुड फॉर। तो कौन सा रिलेशन इसके लिए,
कौन सा रिलेशन मतलब सही है, निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, एम सी बाई टी इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। ठीक है, ये निकलता कैसे ये भी तुम याद कर सकते हो। सपोज ये था ना हमारा, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा ना, ये रहता है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ से हमारी यहाँ तक की डेप्थ रहती है, ये टोटल डेप्थ रहेगी ना, ये कितनी रहती है, डी रहती है ना। ठीक है, डी रहती है। ओके, और जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस रहेगा वो रहता है सी रहता है। ठीक है, और जो यहाँ पे स्ट्रेस रहता है वो कितना रहता है, टी रहता है। ठीक है, और जो हमारी ये डिस्टेंस रहती है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल डेप्थ बोलते हैं ना। ये कितनी रहती है, एन रहती है ना, तो ये एन रहती है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ट्राइंगल के लॉ लगाऊं, ठीक है, ट्राइंगल के लॉ लगाऊं तो फिर अगर ये सी, ठीक है, यहाँ पे सी अपॉन एन इक्वल टू टी अपॉन डी लिख सकते हैं हम। ओके, बट एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि जब हम मॉड्यूलर रेशियो की बात करते हैं तो उस केस में जो सी है, ठीक है, ये सी नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे जो टी है, टी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम इंटू टी। अगर हम स्ट्रेस को वो कर दें, मटेरियल के इक्विवेलेंट कर दें, कंक्रीट के इक्विवेलेंट कर दे, तो उस केस में यहाँ में हमारा जो स्ट्रेस रहेगा वो एम टी रहेगा। ठीक है, अब तुम इजीली से ट्राइंगल के जो लॉ रहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हो। ये दो हमारे सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक चीज़ हो जाएगी, सी अपॉन एन, सी अपॉन एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम टी अपॉन डी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बनेगा। बस इसी रिलेशन को इन्होंने इधर उधर किया है, इसे सॉल्व नहीं, एम टी अपॉन सॉरी एम टी अपॉन डी माइनस एन हो जाएगा ना, डी माइनस एन, क्योंकि ये हो जाएगा ना, देखो सी, ये सी है अपॉन एन, सी अपॉन एन या इक्वल टू एम टी, ये कितना है, ये एम टी है अपॉन ये कितना है, डी माइनस एन हो जाएगा ना इतना। तो फिर ये हमारा यहाँ से निकलेगा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ अ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम इज, कितना होता है। तो पहली बात शेयर फोर्स तो होगा इसमें, तो शेयर फोर्स से हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, लिवम आर्म इंटू विड्थ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a singly reinforced beam the effective depth is measured from its compression as to, तो कहाँ तक मेजर की जाती है सिंगली रेनफोर्स बीम में। ठीक है, तो देखो सपोज हमारी ये क्या है, ये हमारी बीम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे बार, इस टाइप के बार होंगे ना, इस टाइप के बार लगे होंगे। ठीक है, अभी पूछ रहा है जो इफेक्टिव डेप्थ होती है, तो इफेक्टिव डेप्थ हम कहाँ से नापते हैं, ये कंप्रेशन साइड है कि नहीं, ये कंप्रेशन साइड है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा टेंसाइल है, जो डायमीटर के बीच से ये टेंसाइल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, तो जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती हैं, यहाँ से यहाँ तक रहती हैं। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ हमें टेंसाइल एज तक, या टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक, या न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम तक, या लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस तक, तो कहाँ तक नाप रहे हैं हम, टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक नाप रहे हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, टेंसाइल रेनफोर्समेंट। जो ये 1 2 3 प्रोवाइड किया हमने, ये क्या है, टेंसाइल रेनफोर्समेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ द M30 ग्रेड कंक्रीट इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दे रखा है। ठीक है, तो IS कोड ने हमें एक फॉर्मूला दे रखा है, वो फार्मूला क्या हमारा, वो है एफ सी एम इक्वल टू टारगेट मीन, जो हमारी स्ट्रेंथ है, इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। ठीक है, एफ सी के क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो कितनी है, 30 है ना, और सिग्मा क्या दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
Pick up the correct statement from the following. The bending stress in a section is 0 at its neutral axis and maximum at outer 5. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो सही बात है, ये करेक्ट है हमारा, ये चीज़ सही बोल रहा ना, क्योंकि आउटर में मैक्सिमम रहता है और सेंटर पे हमारा क्या रहता है, जीरो रहता है, तो ये भी सही है। द शेयर स्ट्रेस इज जीरो एट आउटर फाइबर एंड मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, तो ये भी सही है। ठीक है, द बेंडिंग स्ट्रेस एट आउटर फाइबर इज नॉन एज प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये भी सही है। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं इसका एलोबरेशन बता देता हूँ। देखो, जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसा बनता है, कैसा बनता है बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, इस टाइप का बनता है ना, ऐसे कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये तो बनता है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम है। शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, शेयर स्ट्रेस डायग्राम में यहाँ बना के दिखाता हूँ तुम्हें, वो कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है और कुछ इस टाइप का बनता है, इस टाइप का, ऐसा कुछ देखा होगा तुमने। ठीक है, पैराबोलिक बनता है। तो यहाँ पे सही तो कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जो एज है वहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, जीरो होगा, और एज पे हमारा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, इन आरसीसी स्ट्रक्चर द टेंशन जोन लाइज इन द टॉप में होता है, मिडिल में होता है, साइड में होता है, या बॉटम में होता है। तो कितनी बार बताया कि कहाँ होता है, बॉटम में होता है। ठीक है, बॉटम में होता ना, क्योंकि बताया ना ये रहती है हमारी बीम। ठीक है, और जो टेंसल रेनफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, हम ये करते हैं ना, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इस टाइप में, तो हमारा कहाँ रहेगा, बॉटम में रहेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, if d and n are the effective depth and depth of the neutral axis pressure of a single reinforced beam, the lever arm of the beam is, तो लीवर आर्म क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, और जो हमारा टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है ये। ठीक है, अब सपोज मान के चलो हमारा स्ट्रेस डायग्राम छोड़ो, ये हमारी सपोज क्या है, बीम है। ठीक है, ये बीम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब एक चीज़ है, देखो, जो हमारा टेंसाइल फोर्स है वो इस तरफ को लगेगा। ठीक है, जो कंप्रेसिव फोर्स है वो यहाँ को लगेगा। ठीक है, तो इसी के बीच की ये डिस्टेंस है, इससे क्या कहते हैं, हम लीवर आर्म कहते हैं। और ये कितनी होती है, डी माइनस एन बाई थ्री। एन क्या है यहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस की एन है हमारा, एन है हमारी यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, pick up the incorrect statement from the following. The intensity of horizontal shear stress at the elemental part of a beam section is directly proportional to shear force, area of the section, distance of the CG of the area from its movement of the beam section about its neutral axis. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, विथ यूजुअल नोटेशन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन इज गिवन बाई, तो ये मैंने पहले भी बता दिया क्या होता है, ये तो मैंने इससे पहले एक डेरिवेशन कराया था, तो वहाँ जाके तुम उसे देख लेना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा ये रहा। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमारा बनेगा। ठीक है, ठीक है, देखो ये रहेगा हमारा सी। ठीक है, कंप्रेशन में कितना लोड है, ये रहेगा हमारा कि टेंशन में कितना लोड है, एम टी। ये रहेगा हमारा ये डी माइनस माइनस एन रहेगा। ठीक है, ये कितना रहेगा, एन रहेगा। ठीक है, एन रहेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, एम सी अपॉन टी इक्वल टू एन एम सी, तो इन्होंने क्या है, एम टी अपॉन सी इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। नेक्स्ट, if the permissible compressive stress in concrete is 50 kg per centimeter square, tensile stress in steel is इतना and modular ratio is 18, the depth of beam is। ठीक है, तो इसके जो ये फॉर्मूले, ये काफ़ी लंबा इसका एक्सप्रेशन है,
तो तुम लोग इसे डायरेक्टली याद रखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन है। ठीक है, इतना बड़ा डेरिवेशन है इसका, काफ़ी बड़ा सा डेरिवेशन है, उतना तुम्हें जाना नहीं है, बस तुम डायरेक्ट वैल्यूज पूछ लो। इस बार फॉर्मूला पूछा, अगली बार बेंडिंग मोमेंट और डेप्थ की क्या दे देगा, वैल्यूज दे देगा, और बस ब्रेड्थ या डेप्थ या कुछ भी एक चीज़ नहीं देगा, उसमें से एक चीज़ निकालने को कह देगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारी किससे डिटरमाइंड होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रप्चर या फिर मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है, वो हमेशा याद रखना मॉडुलस ऑफ रप्चर से फाइंड आउट की जाती है, मॉडुलस ऑफ रप्चर से। नेक्स्ट, फॉर M150 ग्रेड ये रेशियो दे रखा है, ठीक है, रेशियो दे रखा है हमारा 1:4, 1 है सीमेंट, 2 है सैंड, 4 है एग्रीगेट। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकालना है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर निकालते फिर भाई चलो। तो पहली बात है, हमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, होता है हाफ सिग्मा CBC इंटू के इंटू जे। ठीक है, सिग्मा CBC क्या होता है 15/3 के आसपास, वैसे IS कोड में इसकी वैल्यू दे रखी होगी सीधे 5 न्यूटन पर mm², इसमें हमें हमारे जैसा करना कुछ है नहीं। ठीक है, के इक्वल टू होता है MC/MC प्लस टी। ठीक है, एम क्या है, एम की वैल्यू रहती है 283 सिग्मा CBC। ठीक है, CBC से CBC कट जाएगा, बाकी वैल्यूज हमें सारी दे रखी हैं। जे की वैल्यू रहती है 1-K/3। अब ये चार फार्मूले, इन चार फार्मूले से हमारा ये निकल जाएगा। दूसरा तुम क्या कर सकते हो ना, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज याद कर लेना, बुक्स में मिल जाएंगी तुम्हें इजीली, कोई भी बुक्स हो वहाँ पे रेजिस्टिंग मूवमेंट की डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी होती हो, तुम सीधा याद कर लेना, इतना के चक्कर में पड़ोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना, ये M150 नहीं दे रखा है, ठीक है, ये M15 ग्रेड दे रखा है। If the stress in each cross section, if the stress in each cross section of pillar is just equal to its working stress, its form is called form of equal stress या equal strength या equal section या none of the above। ठीक है, अब तुक्का मारने पे आओगे तुम लोग तो फिर तुमने लगा देना ऑप्शन ए, क्योंकि बोलोगे कि दोनों में सेम स्ट्रेस है तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ है, अगर दोनों में सेम स्ट्रेस आ रहे इसका मतलब है कि हमारी इक्वल स्ट्रेंथ की फॉर्म है। ठीक है, तो आज के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए, बाकी 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन मैं दोबारा लेके आऊँगा। तो इसी तरह मैं RCC के पूरे 300 प्लस क्वेश्चन तो मैं मिनिमम कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, एक बार इन्हें देख के जाना बढ़िया करके, लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे 2 की स्पीड में डालना, बस ठक 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 देख के जाना है एक तरफ से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।